नमस्कार। नमस्कार। आज हम कथा सरित सागर के सागर में गोता लगा रहे हैं। बिल्कुल। खास तौर पर इसके कथा पीठ लंबक मतलब जो पहला खंड है हम्म। उसकी पहली तरंग यानी पहले अध्याय से। हाँ, सोमदेव भट्ट की ये रचना है। कहानियों का एक अद्भुत सागर, और इसकी एक बहुत ही कह सकते हैं फाउंडेशनल कहानी आज हम देख रहे हैं। हाँ, तो इसकी पड़ताल करते हैं। शुरुआत होती है कैलाश पर्वत पर। हम्म। शिव जी देवी पार्वती को एक कहानी सुनाने का सोचते हैं। पर कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं। सही। वो सोचते हैं कि न देवताओं की हो न मनुष्यों की, ये कहानी होगी विद्याधरों की। हाँ, मतलब जिनमें दोनों के अंश हो, दिव्य भी और मानवीय भी। हाँ, क्योंकि शिवजी का मानना था कि देवता तो हमेशा सुखी रहते हैं, मनुष्य हमेशा दुखी, तो उनकी कहानियों में वो मजा नहीं। मतलब एक रास्ता आ जाता है। हाँ। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो कहानी शुरू करते हैं एक गड़बड़ हो जाती है। हम्म। शिवजी का एक गढ़ है पुष्पदंत। गढ़ मतलब उनके सेवक या अनुयायी। हाँ, गण। वो वहां पहुंच जाता है। हाँ। अब द्वार पर तो नंदी रोकते हैं उसे, रोकते हैं। हाँ। पर पुष्पदंत वो अपनी योग शक्ति इस्तेमाल करता है, अदृश्य हो जाता है और अंदर पहुंच जाता और है। कहानी सुनने लगता है। हाँ। और देखिए, यहीं से मतलब कहानी का पूरा मोड़ आ जाता है। पुष्पदंत का इस तरह छिपकर वो 7 विद्याधरों की अपूर्व कथा सुन लेना, ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि कैसे मतलब गुप्त रूप से अगर कोई ज्ञान या राज पता चल जाए तो उसके नतीजे बड़े अनपेक्षित हो सकते हैं। हाँ, और वो फिर आगे की घटनाओं की पूरी कड़ी तय कर देता है। बिल्कुल। और देखिए पुष्पदंत हम्म। उस राज को, उस कहानी को अपने तक रख भी नहीं पाता। नहीं रख पाता। वो जाके पूरी कहानी अपनी पत्नी जया को सुना देता है। अच्छा। और जया जो है वो पार्वती जी की सखी है। हाँ, सखी हैं। तो बातों बातों में सखियों में जैसे होता है, जया वही कहानी पार्वती जी को बता देती हैं। अरे, तो मतलब राज रहा ही नहीं। रहा ही नहीं, कहानी का प्रवाह रुका ही नहीं। अब ये जब पार्वती जी को पता चलता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। जाहिर है, बिल्कुल गुस्सा तो आएगा ही। उन्हें लगता है कि शिवजी ने उन्हें कोई खास, कोई अपूर्व कथा तो सुनाई ही नहीं। ये तो अब जया भी जानती है। उनका वो जो अनुभव था वो एक तरह से खंडित हो गया। हाँ, वो यूनिकनेस चली गई। शिवजी को कैसे पता चला ये सब? शिवजी तो ध्यान लगाते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि ये भेद कैसे खुला। पुष्पदंत ने छिपकर सुना था। अच्छा, ध्यान से जान लिया उन्होंने। हाँ। ये क्षण भी देखिए कितना महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि गोपनीयता भंग होने का असर कितना गहरा होता है। मतलब दिव्य संबंधों में भी तनाव आ गया। बिल्कुल विश्वास टूटने वाली बात हो गई। हाँ। तो पार्वती जी गुस्से में पुष्पदंत को बुलवाती हैं। अब पुष्पदंत डरा हुआ आता है। उसके साथ माल्यवान नाम का एक और गण आता है। वो पुष्पदंत के लिए माफी मांगने आता है कि शायद बात समझ जाए। हाँ, पर पार्वती जी का गुस्सा शांत नहीं होता। वो दोनों को श्राप दे देती है। दोनों को? हाँ, कि तुम दोनों जाओ, मनुष्य बनकर पृथ्वी पर जन्म लो। बाप रे, ये तो बड़ा कठोर श्राप है। बहुत कठोर। फिर माफी मांगी होगी उन्होंने? हाँ, जब दोनों गण और जया भी मतलब बहुत अनुनय विनय करते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं, तब पार्वती श्राप से मुक्ति का रास्ता बताती हैं। अच्छा, उपाय बताया? हाँ। क्या उपाय था? उपाय भी कहानी से ही जुड़ा है। पुष्पदंत को विंध्याचल के जंगल जाना होगा। वहां काणभूति नाम का एक पिशाच मिलेगा। पिशाच? हाँ, पर वो असल में एक यक्ष है जिसे कुबेर ने श्राप दिया था। अच्छा, वो भी श्रापित है। हाँ, तो पुष्पदंत को उसे ये सुनी हुई कथा सुनानी होगी, पूरी कहानी। जिससे काणभूति को अपना पिछला जन्म याद आएगा और वो मुक्त हो जाएगा। और माल्यवान को क्या करना होगा? माल्यवान को काणभूति से यही कहानी सुननी होगी और फिर इसे दुनिया में फैलाना होगा, तब वो मुक्त होगा। कमाल है। मतलब श्राप से मुक्ति का रास्ता भी कथा सुनाना और सुनना ही है। हाँ, कथा खुद ही एक साधन बन गई मुक्ति का। ये बहुत दिलचस्प है। बहुत। बाद में जब पार्वती जी पूछती हैं कि भाई वो दोनों जन्मे कहाँ, तो शिवजी बताते हैं कि पुष्पदंत कौशाम्बी में वरुरुचि के नाम से जन्मा है। वरुरुचि, जिन्हें हम कात्यायन के नाम से भी जानते जी हैं। हाँ, वही प्रसिद्ध वैयाकरण और विद्वान। हाँ। और माल्यवान सुप्रतिष्ठित नगर में गुणाढ़ के नाम से। गुणाढ़, जिन्होंने बृहद कथा लिखी पैशाची भाषा में। जी हाँ, तो यही इन दो महान विद्वानों और कथाकारों की कह सकते हैं उत्पत्ति की कहानी है, जो कथा सरित सागर हमें बताती है। तो अगर हम इसे कथा सरित सागर की पूरी जो
बनावट है, जो संरचना है, उसके नजरिए से देखें हाँ, तो ये जो पूरा प्रसंग है ये उसकी बुनियाद है, फाउंडेशन है। बिल्कुल। ये समझाता है कि कैसे स्वर्ग में शिवजी के मुख से निकली ये दिव्य कहानियां एक श्राप और फिर उसके समाधान के चक्कर से गुजरकर पृथ्वी पर मनुष्यों तक पहुंची, मतलब वरुचि और गुणाढ़ तक, और फिर लिखी गई। तो ये पूरी घटना एक तरह से कथा सरित सागर की मुख्य कहानी का स्रोत बन गई। स्रोत बन गई, बिल्कुल। तो संक्षेप में अगर देखें, इस कहानी से क्या पता चलता है कि एक गण की जिज्ञासा थी, गोपनीयता भंग हुई, हाँ, उसका नतीजा हुआ पार्वती का क्रोध और श्राप, और फिर श्राप से मुक्ति का उपाय। हाँ, और ये सब मिलकर इन अद्भुत कहानियों को देवताओं के लोक से हम मनुष्यों के संसार तक ले आए। है ना, मतलब एक पूरी चेन ऑफ इवेंट्स है। बिल्कुल। अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है बताइए। कि इस पूरी कथा में ज्ञान या कहानी सुनाने का जो काम है, जो क्रिया है, उसे मुक्ति दिलाने में कितना शक्तिशाली माना गया है? बहुत गहरा सवाल है। क्या कहानियों का प्रवाह, उनका बहना इतना ताकतवर हो सकता है कि वो श्रापों के असर को भी काट दे, खत्म कर दे? शायद ये ज्ञान और कहानियों के लिए हमारी अपनी जो एक गहरी प्यास है ना, ये उसी को दर्शाता है। हाँ, और उनके महत्व को भी। ये सोचने वाली बात